हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अभ्यास करो। अभ्यास करो में आपका स्वागत है। होपफुली मेरी आवाज आपको जा रही होगी। आज हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग मॉक टेस्ट, बीपीएससी मॉक टेस्ट, यह सीरीज है जिसमें हम लोग बेसिकली लूसेंट, घटना चक्र और किरण पब्लिकेशन, इन तीनों जो बुक्स हैं, इन तीनों से संबंधित जो भी सवाल होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इन तीनों बुक से निकाल कर, फिल्टर आउट कर कर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है उसको हम लोग इसमें कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इन तीनों से संबंधित सवाल को हम लोग इसमें कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग, जैसे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी को स्टार्ट करने के बाद हम लोग जो कवर करेंगे वो होगा हिस्ट्री, उसके बाद साइंस। इस तरीके से हम लोग चलते चले जाएंगे। तो आज का ये हमारा जो सेशन है वो पॉलिटी से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग पॉलिटी के टॉप एमसीक्यूज देखेंगे, जिसमें घटना चक्र, लूसेंट और किरण पब्लिकेशन के एमसीक्यूज को इसमें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आपको साथ में ये भी बता दूं कि मैं अनअकैडमी प्लस पर पढ़ाता हूं। अनअकैडमी प्लस का एक एजुकेटर हूं और मैं वहां पर आपको बिहार स्पेशल और इंडियन इकोनॉमी, या फिर साथ में आप कहूं तो बिहार इकोनॉमी वहां पढ़ाता हूं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का हम लोग सबसे पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल क्या बोल रहा है। पहला सवाल है जो कि 45th बीपीएससी में आया हुआ है। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है। तो न्यूनतम आयु सीमा कितनी है ये आपको बताना है। लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए आपको पता ही है कि लोकसभा निचला सदन होता है, लोअर हाउस होता है। 1954 के पहले तक इसे जनता का सदन कहा जाता था, अभी इसे लोकसभा कहा जाता है। और लोकसभा में ये पूछ रहा है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा, मिनिमम एज लिमिट क्या है। ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष और डी इनमें से कोई नहीं। ये 45th बीपीएससी का सवाल है। तो आप लोग इसका आंसर जल्दी से जल्दी देंगे। चलिए मैं ही इसका आपको आंसर बता देता हूं। ये है 25 वर्ष, 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष है लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु। मिनिमम एज लिमिट जो लोकसभा के लिए है वो है 25 ईयर्स। आर्टिकल 84 ख ये कहता है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो मिनिमम एज लिमिट चाहिए वो होना चाहिए 25 साल। और राज्यसभा के लिए कहता है कि राज्यसभा के लिए ये एज लिमिट होनी चाहिए 30 साल, मिनिमम एज लिमिट। इतना अगर किसी का पूरा हो जाएगा तभी वो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखेगा। इसके अलावा भी ढेर सारी योग्यताएं हैं, जिनको ढेर सारी आवश्यकताएं हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना होगा, लेकिन ये जो है एज वाली क्राइटेरिया यही है। अगर मैं बात करूं तो लोकसभा आपको पता ही है, लोकसभा कोई परमानेंट सभा है नहीं। जिस प्रकार से राज्यसभा क्या है, एक स्थायी सदन है, लेकिन लोकसभा अस्थायी सदन है और हर 5 साल के बाद या 5 साल से पहले भी आवश्यकता पड़ने पर ये विघटित हो जाती है। तो लोकसभा का अगर मैं टेन्योर की बात करूं तो ये 5 साल है। इससे बढ़ भी जाती है आपातकाल के समय और इससे कम भी हो जाती है अगर मान लो बहुमत नहीं है या फिर अन्य आवश्यकता अगर कुछ है तो उस समय ये बढ़ भी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 25 साल। यहां पर जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है वो है 84 ख, 84 ख आर्टिकल में इस बात को कहा गया है। ये आपको बेसिकली याद रखना है। ठीक है, चलिए संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है। ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष, ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आपको करेक्ट आंसर देना है कि संसद सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम उम्र है वो क्या है, बताइए।
तो देखिए ये जो सवाल है ये आया है 63rd बीपीएससी प्री 2017 में, ठीक है। और उस समय इसका आंसर हो दिया था जो बीपीएससी आयोग ने, वो दिया था 25 इयर्स। लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था उपरोक्त में से एक से अधिक। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने कहा संसद सदस्य। संसद में तीन चीजें आती हैं। एक आपको पता ही है राज्यसभा, दूसरा भी आपको पता है लोकसभा, और तीसरा भी आपको पता है राष्ट्रपति। तो ये तीन चीजें संसद में आती हैं, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। ये दोनों जो है राज्यसभा और लोकसभा, इन्हें 1954 के पहले तक इन्हें कहा जाता था, राज्यसभा को राज्यों का परिषद और लोकसभा को कहा जाता था जनता का परिषद। राष्ट्रपति भी संसद का हिस्सा होता है। राष्ट्रपति हालांकि संसद में बैठता नहीं है, उपस्थित नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति को संसद का हिस्सा माना जाता है। वो इसलिए कि कोई भी अगर बिल है, कोई भी विधेयक है, तो वो कानून तभी बनता है जब सबसे पहले तो मान लो लोकसभा में गया वो बिल, फिर राज्यसभा में गया, वहां से पारित हो गया, वहां से पास हो गया। लेकिन वह कानून तभी बनेगा बिल जब राष्ट्रपति उसको एसेंट देगा, उस पर अपनी मुहर लगाएगा। तो ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है कि राष्ट्रपति जब मुहर लगाएगा तभी वो बिल जो है वो कानूनन रूप ले लेगा या कानून का रूप ले लेगा। संसद का काम जो है बेसिकली कानून निर्माण संस्था है ये। अब कानून तो बनने के लिए भाई राष्ट्रपति का भी सहयोग लगा, क्योंकि वही लास्ट जो है अथॉरिटी है, इसीलिए राष्ट्रपति को भी संसद का हिस्सा माना जाता है। और ये जो संसद की बात है संविधान में, वो 79 से लेकर 122 आर्टिकल तक आपको देखने को मिलेगी। तो इस हिसाब से संसद में चूंकि लोकसभा भी आता है और राज्यसभा भी आता है, लोकसभा की जो एज लिमिट है वो है 25 साल और राज्यसभा की जो एज लिमिट है वो है 30 साल। तो ये 25 और 30 दोनों होगा ना, तो सी और डी दोनों होगा। इस हिसाब से जो ई है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ई जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग इसमें से पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निर्वाचन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। पहला है निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही बात है। निर्वाचनों का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। मतलब सही बात है, कौन सही नहीं है वो बताना है, ठीक है। निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है। तो यहां पर जो सवाल ऑप्शन आ रहा है उसमें लिख रहा है राष्ट्रपति, यहां पर जो था ये था निर्वाचन आयोग, जो मेन पॉइंट था आपका, और यहां पर जो था वो वयस्क मताधिकार, ठीक है। चौथा है निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराते हैं। तो राष्ट्रपति ये उपलब्ध कराता है निर्वाचन आयोग को कि भाई अगर निर्वाचन आयोग को आवश्यकता है इतनी कर्मचारी की तो उसको जो है राष्ट्रपति उपलब्ध कराकर देता है, ठीक है। अब है कि यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछा है, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, वयस्क मताधिकार पर होता है। आपको पता है कि बच्चा लोग जो है वो वोट नहीं कर सकते। उसके बाद निर्वाचन आयोग करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। ये क्या है, राष्ट्रपति के निर्देशन में नहीं होता है। निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये नहीं है। किसके नियंत्रण में तैयार किया जाता है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, उसके निर्देश पर
इसको तैयार किया जाता है। और ऐसी बात जो है वो अनुच्छेद 324 क या फिर 324(1) ये बात कहता है कि निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को केंद्रीय निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में और निर्देशन में तैयार किया जाता है। तो इस हिसाब से जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। सी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये बिल्कुल सही बात है, ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को वो लोग अनुरोध करते हैं कि भाई मुझे इतनी कर्मचारी चाहिए चुनाव के संचालन हेतु, तो राष्ट्रपति फिर उनको कर्मचारी वृंद मुहैया कराते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि सवाल में नहीं पूछा है और ये नहीं सही है। ठीक है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र ए भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है। मान लो कि आपको लोकसभा में लड़ना है, लोकसभा के लिए मतलब एक संसद सदस्य बनना है, बेसिकली लोकसभा का सदस्य बनना है। तो इसके लिए फिर आप क्या करेंगे? जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ा जाना है वहां के किसी निवासी द्वारा ही दाखिल किया जा सकता है। मान लीजिए कि मैं किसी लोकसभा क्षेत्र में हूं, लेट अस सपोज एक्स कोई लोकसभा क्षेत्र है, तो मुझे वहां का निवासी होना पड़ेगा अगर मैं वहां से लड़ता हूं तो। जैसे कहने का मतलब क्या है कि मान लो मैं एक्स है, ठीक है, एक्स लोकसभा क्षेत्र है। अब इस लोकसभा क्षेत्र में अगर मुझे इस लोकसभा क्षेत्र से मुझे अगर चुनाव लड़ना है तो मुझे इसी लोकसभा क्षेत्र का एक निवासी होना पड़ेगा, मतलब वहीं का एक मेरे को रेसिडेंशियल होना पड़ेगा, मतलब कहने का मतलब है कि निवासी होना पड़ेगा। उसके बाद है भारत की किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में हो दाखिल किया जा सकता है। ये और ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। अगर मैं एक्स का हूं और मैं अगर एक्स का हूं, मतलब मेरा जो स्थायी प्रमाण पत्र है, मैं एक्स का निवासी हूं, तो मैं एक्स के लिए लड़ सकता हूं, ये बी कह रहा है। और ये कह रहा है कि मैं निवासी कहीं का भी हूं, वाई का हूं, जेड का हूं, डब्ल्यू का हूं, ए का हूं, लेकिन मैं एक्स में चुनाव लड़ सकता हूं। अगर एक्स कोई क्षेत्र है और मैं निवासी वाई का हूं, जेड का हूं, लेकिन हाँ मैं जो हूं भारत का नागरिक हूं, ये यहां पर बात इंपॉर्टेंट है कि मैं भारत का नागरिक हूं। क्लियर है? तीसरा नंबर, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा जारी किया जा सकता है। पहला था कि भारत के में निवास करने वाले, और दूसरा है कि भारत में किसी भी नागरिक को। तो आप लोग इस सवाल को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद जो है इसको हम लोग देखेंगे। बताइए, देखिए इसमें क्या है, पूछ रहा है सही थी स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो सी जो है वो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। सी जो है वो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। सी कहता क्या है कि भाई जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, ऐसा तो नहीं है कि मेरे मन से बोलने से काम हो जाएगा, नहीं। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4 ये कहती है कि किसी भी सामान्य सीट से नामांकन दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। मैंने ये एग्जैक्ट आपको लाइन पढ़ दी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं एक्स से मुझे लड़ना है तो मुझे एक्स का ही स्थायी निवासी होना पड़ेगा, नहीं। अगर मुझे एक्स से लड़ना है और मैं अगर वाई जेड डब्ल्यू किसी राज्य या किसी संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हूं तो मैं लड़ सकता हूं। जैसे आप देखते होंगे कि मोदी जी हैं गुजरात के और लड़ते हैं बनारस में आके, ठीक है, ये आपने देखा होगा। तो यही है कि भाई आप हैं कहीं के, लड़ आप कहीं सकते हैं, लेकिन आप भाई भारत के नागरिक होने चाहिए और आपके पास चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त योग्यताएं और पर्याप्त अर्हताएं होनी चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें। तो बी नहीं है सही, बी जो है
वो गलत है, सी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ठीक है, सी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि कहीं से अगर आप हैं तो काम चल जाएगा। लेकिन इसमें भी कहीं कहीं पर ये समस्या है, जैसे सिक्किम में नहीं है ये नियम, सिक्किम के लिए आपको वहीं का होना पड़ेगा। उसके बाद असम के जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं, स्वायत्त शासी जो जिले हैं, उसमें भी आपको जरूरी है कि आप वहीं के हों। और लक्षद्वीप के लिए भी यही जरूरी है, लक्षद्वीप के लिए भी यही जरूरी है। ठीक है, कि आप वहीं के निवासी हों, तब आप लड़ पाएंगे। ठीक है, तो असम के लिए और लक्षद्वीप के लिए हो गया, असम के स्वायत्त शासित जिलों के लिए और लक्षद्वीप के लिए। और इधर जो है वो सिक्किम के लिए वहीं का होना पड़ेगा, तो सिक्किम के लिए ये समस्या है। ठीक है, इधर आप देखेंगे तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है कि जो बी वाली लाइन है ना कि एक्स का है तभी आप एक्स में लड़ सकते हैं, ये पहले राज्यसभा के लिए था कि भाई आप एक्स के हैं तो आप एक्स के लिए ही चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो एक्स के निवासी हैं तो आप एक्स के लिए ही राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब ये बात नहीं है, 2003 से इस प्रावधान को भी हटा दिया गया। अब आप कहीं से हैं, अगर आपने पर्याप्त अर्हताएं हैं और आप कहीं से भी हो, आप राज्यसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, आपको उसी जगह का मतदाता होना आवश्यक नहीं है। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? ए जनसंख्या के आधार पर, बी क्षेत्रफल के आधार पर, सी गरीबी, डी भाषा। किस आधार पर लोकसभा में राज्यों का सीट जो है वो आवंटित होता है? तो देखिएगा आप, तो लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको समझना पड़ेगा कि देखिए, मान लेते हैं कि परिसीमन आयोग ने डिसीजन लिया कि लेट अस सपोज कि एक एग्जांपल है ये, ठीक है, कि हर 100 लोगों पर एक आदमी खड़ा होगा, हर 100 लोगों पर। छोटा एग्जांपल लिया ताकि समझ में आए, हर 100 लोगों पर एक आदमी खड़ा होगा। एक स्टेट है ए, एक स्टेट है बी। ठीक है, एक स्टेट है ए, एक स्टेट है बी। अब मान लेते हैं कि ए में 1000 जनसंख्या है, हर 100 आदमी पे खड़ा होना है एक को, तो 1000 में कितने, 1000 के लिए कितने आदमी खड़े होंगे? 10 आदमी। हर 100 पे एक, तो 200 पे 2, 300 पे 3, 400 पे 4, या फिर 1000 से 10 को डिवाइड कर दीजिए, तो 10 आदमी जो है वो ए के साथ खड़ा होगा, ए में खड़ा होगा, ए जो भी स्टेट है। और बी में है, मान लेते हैं कि 2000, तो यहां क्या होगा? यहां क्या 10 के 10 ही खड़े होंगे या क्या होगा? तो यहां पर भी वही नियम लगेगा, 100 पे एक खड़े होते हैं तो 2000 में 20 खड़े होंगे। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है भाई कि जनसंख्या के आधार पर जो डिवीजन किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है अगर आपकी जनसंख्या ज्यादा है तो भाई आपको ज्यादा मिलेगा, और अगर आपकी कम है तो भाई आपको कम मिलेगा। प्रत्येक 100 जनसंख्या पर अगर एक लोग हैं तो 1000 अगर कुल जनसंख्या है तो 10 लोग, 2000 अगर कुल जनसंख्या है तो 20 लोग। ऐसा चलता है केस। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जनसंख्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन जनगणना के आधार पर है। किस वर्ष की जनगणना के आधार पर यह आवंटन होता है? अभी आपने पढ़ा जनगणना के आधार पर होता है, तो किस वर्ष की जनगणना के आधार पर होता है? 2008 में यह सवाल आया है। ठीक है, तो ये कब तक है? किस किस वर्ष की जनगणना तक है? 1971। ठीक है, 1971 की जनगणना के आधार पर है। पहले क्या था? पहले इसको जो किया गया था वो सन 2000 के लिए किया गया था कि सन 2000 के लिए व्यवस्था रहेगी उतने ही टाइम तक।
अब इसको बढ़ा करके 2026 कर दिया गया है। ठीक है, तो 84वें संशोधन 2001 के माध्यम से इसको बढ़ा करके अब 2026 तक इस जनगणना का प्रयोग होगा। भारत के संविधान में निर्धारित की गई लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? ए 547, बी 545, सी 552 और डी इनमें से कोई नहीं। देखिए 2008 में सवाल पूछा है, तो इसका आप लोगों को करेक्ट आंसर तेजी से देना है। चलिए कितनी हो सकती है? तो देखिए ये हो सकती थी उस समय 552। उसमें 552 का डिवीजन पहले कैसे था? 530 तो राज्य से 530, 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से, संघ राज्य क्षेत्र से, यूनियन टेरिटरी से, ये स्टेट से, ये यूटी से, और 2 जो है वो एंग्लो इंडियन थे, आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग थे। लेकिन ये तो उस समय जो सही था वो तो 552 था। अभी के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो करेक्ट हो जाएगा 550, क्योंकि 104वें संशोधन के माध्यम से 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से, ये कब हुआ था? 2019 में, के माध्यम से ये जो 2 है ना, इनको समाप्त कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे उनका प्रावधान समाप्त कर दिया गया है। 2 मेंबर नॉमिनेटेड होते थे लोकसभा में, ये नॉमिनेटेड होते थे, नामित होते थे, इनको समाप्त कर दिया गया है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 550। अभी के लिए 550, लेकिन जब ये एग्जाम में सवाल पूछा था उस समय 552 ही था, क्योंकि ये तो 2019 के संशोधन से हुआ है ना, और सवाल 2008 में ही आया था। ठीक है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? केंद्र शासित क्षेत्रों का बताना है। सर्वाधिक जो केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व यूनियन टेरिटरी का, वो कितना हो सकता है, ये आपको बताना है। तो देखिए अभी के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो कितना हो सकता है? 20। मैंने अभी आपको बताया इसके पिछले वाले स्लाइड में, क्या बताया? ये देखिए, ये है यूनियन टेरिटरी, ये मैक्सिमम मेंबर है लोकसभा के। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ए अनुच्छेद 30, बी अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक? बताइए। जल्दी बताना है इसका आंसर। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? आर्टिकल 330। आर्टिकल 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि संविधान जो है वो किसी धर्म विशेष जाति के लिए कोई प्रावधान नहीं करता है, लेकिन फिर भी जो ये असम के जो ये असम कह रहा हूं, अनुसूचित जातियों के लिए ये प्रावधान है उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए। और ये प्रावधान 330 आर्टिकल नंबर पे है कि भाई आपको आरक्षण मिलेगा, अनुसूचित जातियों को, लोगों को आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो ये प्रावधान आर्टिकल 330 के अंतर्गत शामिल है। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि देखिए उस जगह पे तो केवल अनुसूचित जाति के ही लोग लड़ेंगे। आरक्षण का मतलब यही है, उस जगह पे अनुसूचित जाति के लिए लोग लड़ेंगे। जैसे मान लेते हैं 2 प्लेस है, 2 मान लो क्षेत्र है, ए और बी। ए मान लेते हैं रिजर्व है, किसके लिए? अनुसूचित जातियों के लिए। तो यहां पर तो शेड्यूल कास्ट के लोग ही लड़ेंगे आर्टिकल 330 के हिसाब से।
बी अगर रिजर्व नहीं है तो यहां पर भी शेड्यूल कास्ट के लोग लड़ सकते हैं, लेकिन ये अन्य कास्ट के लोगों के लिए भी खुला हुआ है। यहां जनरल भी लड़ सकते हैं, ओबीसी भी लड़ सकते हैं, कोई भी अदर कास्ट यहां से लड़ सकता है। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि एससी जो है वो यहां से नहीं लड़ सकते, वो यहां से तो लड़ ही सकते हैं, लेकिन ए वाला जो जगह है उसमें केवल और केवल एससी ही लड़ेंगे, क्योंकि वो उनके लिए आरक्षित व्यवस्था कर दी गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत यह व्यवस्था की गई है। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान बताना है। ये देखिए, ये कितनी है? ये है 84 है। तो ये बात आपको याद रखना है। देखिए, एमपीपीसीएस प्री 2018 में भी ये सवाल पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखना है ये बिल्कुल। तो 84 सीट है इनके लिए और 47 सीट है एसटीज के लिए। 84 किसके लिए? एससी के लिए, और 47 एसटीज के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आर्टिकल 330 में अनुसूचित जाति और साथ ही साथ अनुसूचित जनजाति भी दोनों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो ये हो गया 47 और 84 अनुसूचित जाति के लिए। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए पूछ रहा है, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? अनुसूचित जनजाति एसटी, ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश और डी गुजरात बताना है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है ये सबसे ज्यादा है। कितने हैं? 6 हैं। उसके बाद गुजरात है, मतलब इस ऑप्शंस में। उसके बाद ये 0 है और ये 0 है। तो पूछ रहा है सबसे ज्यादा, तो आपको सबसे ज्यादा कौन सा दिख रहा है? इसमें सबसे ज्यादा दिख रहा होगा आपको कौन सा? मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? बी, सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? यह आप लोग को आंसर बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है। ए, जनता के द्वारा, बी, एकल हस्तांतरीय मत के द्वारा, सी, द्वितीय निर्वाचन प्रणाली के द्वारा, और डी, सभी विकल्प सही हैं। बताना है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को जो निर्वाचन की बात है वो किस में है? आर्टिकल 55 में। और आर्टिकल 55 में कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति को सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा चुना जाता है। कभी आगे जब आएंगे तो इसके जो है हम लोग वोटिंग पैटर्न पर भी बात कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के हिसाब से इसको चुना जाता है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मतदान होता है ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। प्रोपोर्शनल जो है रिप्रेजेंटेशन इसमें आपको दिखेगा। इसके अलावा ये गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान इसको करवाता कौन है? केंद्रीय निर्वाचन आयोग, जिसका वर्णन अनुच्छेद 324 में है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको आप कहते हैं कैग जिसको कहा जाता है, कैग की नियुक्ति कौन करता है? ए, प्रधानमंत्री, बी, राष्ट्रपति, सी, वित्त मंत्री, और डी, लोकसभा। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो आर्टिकल 148 के हिसाब से उसकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन आपको जो एक बात यहां पर याद रखनी है वो ये है कि इसकी जो नियुक्ति होगी, जो राष्ट्रपति करेंगे, वो नियुक्ति यहां पर आपको जो इंपॉर्टेंट है कि वो नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन उनको हटाया उसी आधार पर जा सकता है जिस आधार पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस आधार पर हटाया जाता है उसी आधार पर इन्हें भी हटाया जा सकता है। ठीक है।
जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो, मान लेते हैं कि राष्ट्रपति ने अपने पद को स्वेच्छा से त्याग कर दिया, तबीयत ठीक नहीं है, तो कार्यवाहक का कोई राष्ट्रपति बनेगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की सभी शक्तियां और प्रकार्य प्राप्त होंगे, सभी पावर और फंक्शन जो है वो प्राप्त हो जाएंगे उपराष्ट्रपति में। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के सभी भत्ते और विशेषाधिकार के प्राप्त होंगे। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे। आपको इसमें से जो है वो सही आंसर चुनना है, ठीक है। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा केवल 2। राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करना जारी रही रखना होगा, ये जो है नहीं बन गया क्या, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति, मतलब अभी तो फिलहाल राष्ट्रपति है ना, और राज्यसभा के सभापति का कार्यभार कौन देखता है, उपराष्ट्रपति, वही उसका पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, देखिए राष्ट्रपति का तो कार्य वो करेगा, लेकिन उपराष्ट्रपति का कार्य करेगा कि नहीं करेगा, इसमें संविधान साइलेंट है, तो ये भी आप मत मानिए, केवल 2 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के लिए जो हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखा है, कल हम लोग इसको तेजी से कवर करने का प्रयास करेंगे, कुछ समझते हुए चलेंगे। और जो साथ में एक बात आपको इंपॉर्टेंट बात बतानी है कि अनअकैडमी के बारे में मैंने आपको बताया कि मैं अनअकैडमी का ऑलरेडी एक एजुकेटर हूं, तो आप लोग थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में भी देख लीजिए। देखिए आप प्लस के सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यहां से आप लॉग इन कर सकते हैं, यहां से आप गोल सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहां से आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं वरुण 10 का, जिससे क्या होगा, जिससे आपको जो है वो स्पेशल क्लासेस अनलॉक हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो आपका प्लस सेशन है वो भी जो है यहां से आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आप लोग जरूर होइए अपीयर। स्कॉलरशिप टेस्ट है, 15 विनर को 50% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। प्रीलिम्स फुल लेंथ मॉक टेस्ट है सितंबर 19 संडे 11 AM, और इसका जो एनालिसिस है वो लवकुश पांडे सर के द्वारा सेम दिन 2 बजे किया जाएगा। ये देखिए एसआई के लिए फुल लेंथ प्लस मॉक टेस्ट है हर शनिवार 10 बजे, सुबह 10 बजे के बाद, और हर शनिवार रविवार शाम को 6 बजे के बाद आपको 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का सब्जेक्ट वाइज प्लस टेस्ट सीरीज है। यहाँ पर देखिए दोनों तो प्लस था, ये फ्री है। टारगेट 67 प्रीलिम्स और बिहार एसआई के लिए फ्री टॉपिक बेस्ड है ये, जैसे साइंस के लिए मोशन फोर्सेस टॉपिक वाइज ये टेस्ट होगा, और गुरु के नेतृत्व में स्कॉलरशिप टेस्ट है जो कि एक फ्री टेस्ट है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार बिहार के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। टेस्ट टाइमिंग 11 AM है। बुनियाद एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 4 बजे के बाद। सितंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, सितंबर 28 तक चल रहा है। प्लस के फीचर हैं, घर में बैठकर आराम से पढ़िए, अनलिमिटेड एक्सेस है आपको। टॉप एजुकेटर सभी आपको अच्छे एजुकेटर्स एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। सिलेबस का बिंदुवार कवरेज होगा, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज होगा, स्टडी मटेरियल्स, आंसर राइटिंग सेशंस और मेंटरशिप एंड गाइडेंस। इसके बाद देखिए अचीवर बैच है जो कि फाउंडेशन बैच है 67 पीटी प्लस मेंस के लिए। स्टार्ट डेट है इसकी 14 सितंबर और एंड डेट है 15 मई 2022, और ड्यूरेशन इसका 8 मंथ है, और मीडियम इसकी अंग्रेजी है। और विजय बीपीएससी 68 पीटी प्लस मेंस के लिए है। स्टार्ट डेट 15 सितंबर और एंड डेट 30 अप्रैल, मीडियम हिंदी, ड्यूरेशन इसका 8 मंथ, ठीक है। और ये 90 डेज का क्रैश कोर्स है जिसका ड्यूरेशन 3 मंथ है, मीडियम इंग्लिश है। 17 सितंबर से स्टार्ट होना है और एंड डेट 10 दिसंबर है। यहाँ पर देखिए बीपीएससी प्रीलिम्स, बीपीएससी मेंस, बिहार एसआई और सीडीपीओ 1 सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल एग्जाम। और यहाँ देखिए आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर लीजिए वरुण 10, और वरुण 10 का जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इधर देखिए आप यहाँ पर 12 महीने का लीजिए, आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पर देखिए सभी लर्नर्स के लिए यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और बीपीएससी अनअकैडमी लाया है कॉम्बो ऑफर। एक साथ तैयारी करें बहुत ही कम कीमतों पर, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड बैचेज और अन्य लाभ आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए 2.55 लाख हमारे सब्सक्राइबर हैं, और अनअकैडमी बीपीएससी के टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।